हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentutor.com। आज का जो मेरा कंटेंट है वो है अल्टरनेटिंग करंट में फेजर डायग्राम के बारे में बात करेंगे। फेज डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि जो आप एवरेज करंट किसको बोलेंगे, आरएमएस करंट किसको बोलेंगे, मीन वैल्यू ऑफ करंट किसको बोलेंगे, आई नोट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। तो जो बेसिक था उसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। आज हमारा कंटेंट है जो आप फेजर डायग्राम किसको बोलते हैं, फेजर डायग्राम किस तरह से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ हमारा ज़रूरी जो हमने कल सीखे थे, क्योंकि कल हमारा वर्ल्ड कप था और इतने दिन से ये टूर्नामेंट चल रहा था, 4 साल में एक बार आता है और इंडिया ने बहुत ही अच्छा अभी तक परफॉर्म किया था। लेकिन कल वो दिन था जहाँ पे कि परफॉर्म नहीं हो पाया तो हम लोग मैच हार गए। तो इससे सीखने की ये ज़रूरत है कि टाइम सब कुछ है। यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, उस पर्टिकुलर डेज में आपका टाइम जो 2 घंटे 3 घंटे के लिए आपको दिया हुआ है, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम्स का हो, चाहे किसी बोर्ड एग्जाम्स का हो, उसमें आपने कितने अच्छे से परफॉर्म किए, कितने सही आंसर्स करके आए, कितने अच्छे से आपका दिमाग चला, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जिस तरह से मैच था सेम हम उसको एग्जाम के रूप में ले लेते हैं। तो मैच में भी लोगों के पास प्रेशर था। जो हमारे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, जिनके 100 हाथी का बल रखने वाला विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं कि इनको यदि सामने वाला टीम देखे तो डर जाए, क्योंकि ये 1-2 शतक नहीं बनाए हैं, इन्होंने शतकों के शतक बनाने वाले हैं। लाइक 50-50 शतक इनके वनडे में हैं। अब सोचिए जो इतने बड़े खिलाड़ी यदि किसी प्रतिद्वंदी के साथ यदि ये सामने वाले में होंगे तो उनको क्या लग रहा होगा, ये विराट कोहली है, जिस तरह से इसका नाम है उस तरह से इसका खेल भी है, रोहित शर्मा, इतने बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन सबके पास बस एक ही चीज़ था कि प्रेशर 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 था। और उस प्रेशर को जो टेकल कर पाया, जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा था कि हर एक बॉल बचाना, हर एक फील्डिंग को अच्छे से करना, उनकी एक प्लान था, उनका पास एक फिक्स्ड लाइक जिस तरह से उनको चलना चाहिए था, उसने गेम को उस तरह से चलाया था। तो ये स्ट्रेटजी और प्लान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ लेसन के लिए भी। आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइक वॉट एवर यू वांट, तो आपको सबसे पहले जरूरी जो है वो है प्लानिंग। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लानिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिचुएशंस टाइम के हिसाब से, चूँकि सिचुएशंस बदलते रहेंगे, हर दिन एक जैसा सिचुएशन नहीं चलता है, तो उस प्रेशर को आप कैसे टैकल करेंगे, उस प्रेशर में भी आप अपना स्ट्रेटजी कैसे बनाते रहेंगे, डिपेंड अपॉन द टाइम और सिचुएशन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम में ये लर्न करने की बात है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी प्रेशर लोगों को आ जाता है, उसको बोलते हैं पीर प्रेशर। जो एग्जामिनेशन से पहले क्या आएगा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पता आएगा कि भी नहीं आएगा। क्योंकि हमने तो सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट नहीं 2-3 सब्जेक्ट के रहते हैं हमारे साथ। अब यदि कोई नीट का एग्जाम दे रहा होगा, कोई JEE मेन का दे रहा होगा, कोई बोर्ड एग्जाम लिख रहा होगा, सबके साथ ये परेशानी होंगे, सारे स्टूडेंट के साथ होंगे। उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा प्रेशर हो रहा होगा, कुछ को लग रहा होगा कि ठीक है, हमने जो लर्न किए हैं, हमें जो आता है वो हम लेके चले जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जो क्वेश्चन आएगा हम उसको कर देंगे। तो ये तब संभव है जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट इट मीन्स आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज करना है, प्रैक्टिस करना है, टाइम के साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टाइम मैटर करता है। एग्जाम में आपको सिर्फ फाइट अपने नॉलेज से नहीं है, उस नॉलेज को विद इन द टाइम, उतने कम समय में आपको परफॉर्म करके सही आंसर निकालना है, ये इससे आपको फाइट है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है, यदि उसको ये बोल दिया जाए ओपन टेक्स्ट बुक है, आप अपने घर से लिखिए, जैसे लिखना है वैसे लिखिए, तो सबने अच्छे परफॉर्म करके आएंगे। लेकिन नहीं, आपको तो एक हॉल में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद कहते हैं कि आपके पास ये टाइम लिमिट है और ये क्वेश्चन पेपर रहा। अब सोचिए, और कोई रिसोर्सेस नहीं है आपके पास, सिर्फ आप हैं, आपका पेन है और आपके माइंड है, 3 चीज है आपके पास। अब ये प्रेशर इसलिए और ज़्यादा हो जाता है कि आपको लगता है कि हमें रिजल्ट लेके आना है, हमारे पूरे जानने वाले, हमारे सारे रिलेटिव्स जानते हैं कि हम डॉक्टर बनने वाले हैं, हम उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस सिचुएशंस में एक चीज़ आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद है उसका एक्सक्यूशन, मतलब एक्सक्यूट कैसे करेंगे उसको। दूसरा चीज़ है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं। यदि आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका रिजल्ट कोई नहीं दुनिया में रोक सकता है, क्योंकि जब भी रिजल्ट किसी का आया है तो वो सब ने मेहनत किया है, और मेहनत किया है प्लानिंग के साथ किया है। आप ये सोचिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे है, हम सारे सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, उस स्ट्रॉन्ग में
कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर आप अपने वीक पॉइंट को ढूंढिए, जो हमारा वीक कौन सा पॉइंट है। यहाँ से आता है क्वेश्चन तो थोड़ा मैं गड़बड़ हो जाता हूँ, उस पर और ज़्यादा कंसंट्रेट करिए और ज़्यादा फोकस करिए। फिर आपको अपने स्ट्रांग और वीक जोन आपको पता चल गया है। अब आप अपने वीक जोन को भी स्ट्रांग करने के लिए आप तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं। फिर आप माइंड मैप बनाइए, जो क्वेश्चन यदि इस टॉपिक से आता है तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे हमारे रडार में फिक्स है। वो सारे कंसेप्ट को आप माइंड में रिवाइज करते रहिए। आप माइंड ट्री डायग्राम ये बना दीजिए, ओके अल्टरनेटिंग करंट है तो ये सारे चीज़ के फॉर्मूलेज हैं, ये सारे चीज़ हैं। फिर आप उसमें जब दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात उसी चीज़ के बारे में एक्सिक्यूट करेंगे, तो आप उसके एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो जाएंगे, एक प्रो स्टूडेंट हो जाएंगे, जिसका काम है कि नहीं टू द पॉइंट हमें एक प्रोफेशनल वे में लिखना है, हमें प्रोफेशनल वे में इस आंसर को देना है, तो आप जल्दी आंसर दे पाएंगे। दूसरी बात है क्या आप सटीक आंसर दे पाएंगे। एक ही बार में सोचेंगे तो सही डायरेक्शन में सोचेंगे। क्वेश्चन तो आ गया, यदि मेरे पास भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ चलिए करने के लिए, यदि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ तो मैं सोचूंगा वो ये इस टॉपिक से है, इस टॉपिक में ये सारे कंसेप्ट हैं, इस कंसेप्ट के बेस्ड ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई जल्दी करेंगे और आंसर के लिए सही डायरेक्शन में जाएंगे। दूसरी बात है कि हमें उस टॉपिक के बारे में नहीं कुछ पता है, फिर भी क्वेश्चन आ गया मेरे पास, अब हमें डिफरेंट वे में सोचना पड़ेगा और उसमें हमें क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। जो टाइम आपको क्या करेगा, लैग करेगा, एग्जामिनेशन से बाहर लेके आएगा आपको, मतलब लैगिंग इन द सेंस की कंपटीशन की और थोड़ा रुकावट डालेगा। तो आप ये सोचिए कि हर एक चैप्टर में मुझे लीड करना है, लैग नहीं करना है। कल के मैच में हमने यही सोचा, जो लीड करना है तो आपको स्ट्रेटजी, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी, जो आपको अपना कॉन्फिडेंस है, हर एक चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ता है, फिर जाके आप सक्सेस मिलता है आपको। और उस सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट। एक दिन हमने दिन रात मिलकर पढ़ाई कर लिया, 2 दिन हमने कर लिया, 3 दिन कर लिया, लेकिन चौथे दिन क्या हुआ, चलो आज छोड़ो, आज रेस्ट रहने देते हैं। एक दिन हमने सुबह 6 बजे जग गए, 7 बजे जग गए, और चलो दूसरे तीसरे दिन से अरे रात भर पढ़ाई अभी नहीं जाऊँगा, 9 बजे पढ़ूँ। नहीं, यदि आप सुबह में जग के पढ़ते हैं तो सुबह में डेली आप जग के पढ़िए। रात के 2 बजे तक आप पढ़ते हैं तो रात के 2 बजे तक ही पढ़िए, और दिन में सुबह में 9 बजे उठते हैं तो 9 बजे ही उठिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपका एक डिसिप्लिन रूटीन है, उस रूटीन को आप फॉलो करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, वो सारे काम छोड़ के आपको अपना काम की तरफ आना है, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, कुछ भी हो, क्योंकि आपका तो मैच है, मैच से भी बड़ा मैच है, क्योंकि ईच इंडिविजुअल पर्सन को इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सक्सेस करना है। तो हमारा आज जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट में, और है ये फेजर डिफरेंस। बेसिकली फेजर डिफरेंस कुछ नहीं है, ये है लीडिंग एंड लैगिंग क्वांटिटी, जिसका हम बात कर रहे थे एग्जामिनेशन हॉल से, कि ये एक तरह से लीडिंग एंड लैगिंग क्वांटिटी है। सपोज हमने लिख दिया कि V = V0 sin ओमेगा t, चूंकि ये हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं तो ये साइनसॉइडल वेव है, और I लिख दिया हमने I0 sin ओमेगा t। अब यदि यहां से आपसे पूछे कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, तो आप इजीली कह पाएंगे कि कोई लीड नहीं कर रहा है, कोई लैग नहीं कर रहा है, दोनों सेम फेज पे हैं, दोनों सेम फेज डिफरेंस में चल रहा है। लीडिंग लैगिंग क्वांटिटी को आप ऐसे समझिए कि क्रिकेट में एक खिलाड़ी का 3 विकेट आउट होके उतने ही ओवर में उनके कुछ रन थे, 70 रन थे। दूसरे जो प्रतिद्वंदी टीम है उनके भी 3 खिलाड़ी आउट है, सेम ओवर है, 70 है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैच का 50-50% चांस है, कोई आगे कोई पीछे नहीं है। सेम वे में यहां पे यदि देखेंगे फेज डिफरेंस का बात करेंगे तो साइन के आगे वाले ओमेगा टी को बोलते हैं, ये भी हमारा ओमेगा टी है, ये हमारा फेज डिफरेंस है। V0 जो है हमारा, ये हमारा पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। यहां पे I0 का बात करेंगे, ये भी हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। अब एक चीज समझिए इस चीज को, ये V0 sin ओमेगा टी, I0 sin ओमेगा टी, ये दोनों ही ग्राफ साइन का है, सिर्फ डिफरेंस इसके मैग्नीट्यूड में है। डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड इन द सेंस, यदि ये हमारा टाइम है और ये V0 I0 का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है मुझे, तो मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, दूसरा ग्राफ भी यहाँ से ही स्टार्ट होगा और इस तरह से कुछ ऐसा रहेगा। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा I0 है और एक हमारा V0 है, और लेकिन ग्राफ का जो कॉन्टिविटी है सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और सेम पॉइंट पे एंड हो रहा है। इसका मतलब फेज डिफरेंस सेम है दोनों का, दोनों ही एक ही फेज डिफरेंस में है, फेज डिफरेंस 0 है इन दोनों के बीच में। लेकिन इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है V0 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू I0 है, इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। अब ऐसा दे दे कोई कि आपको ऐसा लिख दे कि V =
भी नॉट साइन ओमेगा टी है, और ये है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। अब यदि हमसे पूछेगा कि फेज डिफरेंस बताओ कितना है, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा फेज डिफरेंस इसका पाई बाई 2। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, तो इस केस में आप ये देखिएगा जो ये ओमेगा टी पे ही खत्म हो गया, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, मतलब पाई बाई 2 एंगल से हमारा करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है क्योंकि ये ज्यादा एंगल से है। इस केस में आप लिख सकते हैं वोल्टेज इज लीडिंग क्वांटिटी, सॉरी करंट इज लीडिंग क्वांटिटी, वोल्टेज इज लैगिंग क्वांटिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, वोल्टेज इज लैगिंग क्वांटिटी बाय पाई बाई 2, पाई बाई 2 एंगल से ये लैग कर रहा है। करंट इज लीडिंग क्वांटिटी, करंट इज लीडिंग क्वांटिटी बाय पाई बाई 2। तो ये देखना है कि एंगल्स के कितने डिग्री पे कौन ज्यादा है या कम है। आपको ऐसा दे सकता है कि V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, करंट इक्वल टू दे देगा कि आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। अब आपसे पूछेगा कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। आपको देखना यहां पे ओमेगा टी है और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो हम सीधा कहेंगे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये लैगिंग क्वांटिटी है, ये क्या कर रहा है हमारा लैगिंग क्वांटिटी है। और जो वोल्टेज है, क्योंकि ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 से पीछे है, और जो वोल्टेज है वो हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी इज लीडिंग क्वांटिटी, इज लीडिंग क्वांटिटी। तो पहले आपको वोल्टेज और करंट दोनों को सेम साइन या कॉस में लेके आना है, उसके बाद दोनों का एंगल देखना है। यदि वोल्टेज और करंट में कोई प्लस पाई बाई 2 से है तो पाई बाई 2 से वो लीड कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से है तो लैग कर रहा है। इसको बोलते हैं लीडिंग लैगिंग। लीडिंग लैगिंग का ऐसे समझिए कि जरूरी नहीं है कि करंट मैक्सिमम हो गया तो उसी समय वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। पहले करंट मैक्सिमम हुआ फिर बाद में जाके वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, तो जो पहले मैक्सिमम हुआ है उसको लीडिंग क्वांटिटी, जो बाद में मैक्सिमम हुआ है उसको लैगिंग क्वांटिटी। बेसिकली ये वोल्टेज और करंट दोनों ही हमारा एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जो कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में अल्टरनेटिंग करंट में आता है, और इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं। लीडिंग और लैगिंग इस पे डिपेंड करता है कि जो पहले मैक्सिमम हुआ उसको लीडिंग क्वांटिटी, जो बाद में मैक्सिमम हुआ उसको लैगिंग क्वांटिटी बोलते हैं। अब इनके यहाँ पे चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं आएंगे, रेजिस्टेंस आएंगे, इंडक्टेंस आएंगे और कैपेसिटेंस आएंगे। तो ये तीनों सर्किट में कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है इसका हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो पहला डेरिवेशन है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस लगा हो उसको बोलते हैं हम लोग प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। अल्टरनेटिंग सोर्स होगा और सिर्फ रेसिस्टेंस होगा। देखिए कैसा होगा, ये रेसिस्टेंस है और इसके अंदर एक सोर्स है और यहां पे हमने इस तरह से लगा दिया। दिस V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दिस V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यदि मैं इसमें अप्लाई करूं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाई KVL, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि V माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी हम ये लिख सकते हैं कि V माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0। सो दिस V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस I into R equal to 0. This V naught sin omega t equal to I into R. Now this I equal to V naught sin omega t upon R. This I equal to V naught upon R
इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। दिस आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू वी वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस मैक्सिमम करंट, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा देखेंगे, ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और यहां पे हम लिख देते हैं v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और दूसरा लिख दिया हमने v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट और वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट है, साइन दोनों जगह पे है, एंगल इसका भी ओमेगा टी है, एंगल इसका भी ओमेगा टी है। तो यदि दोनों ही कर्व को देखेंगे तो दोनों सेम फेस में है, फेस डिफरेंस जीरो है, क्योंकि इसको घटाएंगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सेम फेस में है। तो इसका यदि फेजर डायग्राम बनाएंगे इस तरह से बनेगा कि ये यहां से भी नॉट है, इसका ये माइनस भी नॉट है, और साइन ओमेगा टी का बात करेंगे, करंट का बात करेंगे तो सेम फेस में रहेगा, बट इसके मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, सो दैट इज आई नॉट और यहां पे इसका आई नॉट, ये हमारा ओमेगा टी है। दोनों ही कर्व सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सेम पॉइंट पे एंड हो रहा है, तो हम इस केस में कह सकते हैं कि ये हमारा वोल्टेज हमारा और करंट दोनों सेम फेस में है, फेस डिफरेंस जीरो है। So for a purely resistive circuit, voltage and current both are in same phase, दोनों क्या है हमारा, सेम फेस में है, फेस डिफरेंस कितना है, जीरो है। इसीलिए कि कोई फेस डिफरेंस है ही नहीं, और इसका कर्व आपको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये हमारा फेजर डायग्राम है। V और I के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, क्योंकि दोनों ही एक ही लाइन पे है। यदि कोई चीज ऐसे दिखा दिया जाए ना, ये वोल्टेज है और ये करंट है, पूछे कि क्या एंगल है, तो बोलिएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री, इसका फेस डिफरेंस कितना है, 0। तो आपको लर्न ये करना है यहाँ से कि यदि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो फेस डिफरेंस 0 होगा, वोल्टेज और करंट दोनों एक ही लाइन में होंगे। अब दूसरा आता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ऐसे सर्किट जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस लगा हो उसको बोलते हैं हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस लगा हो उसको बोलते हैं हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट कैसा होगा, ये देखिए। प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस लगा होगा, तो ये हमने इंडक्टेंस लगा लिया L, और इस सर्किट में जो वोल्टेज है, फेज डिफरेंस है, वो हमने दे दिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे यदि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस जो होता है वो होता है L इंटू डी आई अपॉन डी टी। क्या होता है, L इंटू डी आई अपॉन डी टी। अब यहां पे देखेंगे तो V इक्वल टू L टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी, और इसी को लिख सकता हूं मैं V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। ना ये जो L डी आई अपॉन डी टी है, V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन L इक्वल टू डी आई। हमें I निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे डी आई इक्वल टू V नॉट अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, और ये आ जाएगा I इक्वल टू V नॉट अपॉन L, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। ये हो जाएगा I इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी,
और इसको हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये जो माइनस लगा हुआ था, इस माइनस की वजह से हमने इसको साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे दो चीज पे, एक तो हमारे पास जो वोल्टेज था वो था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट आया हुआ है I इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। जरा ध्यान से सोचिए, वोल्टेज अपॉन समथिंग क्या होता है? करंट। तो हम इसको बोल देते हैं I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये इसलिए बोला क्योंकि साइन के बगल में वोल्टेज ऊपर है, नीचे कोई रेसिस्टेंस रहेगा, और उस रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है एक्स ऑफ एल इक्वल टू ओमेगा एल। इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्स ऑफ एल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये हो गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यदि यहां पे बात करेंगे तो ओमेगा टी है इसका एंगल, और यहां पे बात करेंगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। यदि फेज डिफरेंस का बात करें, फेज डिफरेंस, तो ये होगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। इन दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और हमने ऐसा इसलिए साइन से कॉस से इसको साइन में कन्वर्ट किया कि जब भी आपको फेज डिफरेंस दोनों साइन या दोनों ही कॉस में होना चाहिए, इसके लिए हमने इसको कन्वर्ट किया है। अब इनके फेज डिफरेंस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 90 डिग्री, ओमेगा टू ओमेगा टी कैंसिल, तो ये हो गया पाई अपॉन टू, दैट इज 90 डिग्री। आपसे पूछेगा कि लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो आप देखिए करंट में माइनस पाई बाई टू है, मतलब ओमेगा टी से पाई बाई टू डिग्री नीचे है, पीछे है, और यहां पे ओमेगा टी है। यदि प्लस होता तो लीड कर जाता, तो हम यहां पे लिख सकते हैं करंट इज लैगिंग क्वांटिटी, लैगिंग क्वांटिटी। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा बाय पाई बाई टू रेडियन। वोल्टेज के साथ क्या है? ये लैग कर रहा है, एंड वोल्टेज इज लीडिंग क्वांटिटी बाय पाई बाई टू रेडियन। इनके फेजर डायग्राम दिखाना हो तो ये कुछ ऐसा रहेगा कि वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो गया होगा और करंट ऐसे करके स्टार्ट होके आ रहा होगा, ऐसे करके जा रहा होगा। तो ये हमारा वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट लैगिंग क्वांटिटी है और वोल्टेज लीडिंग क्वांटिटी है फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसका डायग्राम आप ऐसे याद रखिएगा कि फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीडिंग क्वांटिटी, करंट लैगिंग क्वांटिटी। आपको क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। जो आगे आगे मूव करेगा उसको बोलिएगा लीडिंग क्वांटिटी, और जो पीछे से मूव करेगा उसको बोलिएगा लैगिंग क्वांटिटी। तो वोल्टेज और करंट में आपको ऐसे कोई दे देगा कि कर्व इस तरह से बताइए, ये करंट है और ये वोल्टेज है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों को घुमाइएगा, ये लीडिंग क्वांटिटी ये लैगिंग क्वांटिटी। सो दैट इज द केस ऑफ। तो यदि आपके इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, उसमें वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करता है? लैग करता है। हमारे पास एक है फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसमें सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगा होगा और उस कैपेसिटेंस के साथ एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा। तो लीडिंग लैगिंग के लिए अभी तक जो बात की हमने तो उसमें देखा कि यदि ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है तो लीडिंग, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है तो लैगिंग। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज क्या है? लीडिंग क्वांटिटी। करंट क्या है? लैगिंग क्वांटिटी। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में कोई ना लीड कर रहा है ना कोई लैग कर रहा है, दोनों ही एक ही पाथ पे है, फेज डिफरेंस क्या है? सेम है। अब हम बात करते हैं फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का, सिर्फ C लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे यदि बात करेंगे तो इसके अक्रॉस जो चार्ज होता है वो होता है Q इक्वल टू C इंटू वी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू C इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी चीज को
हम यहाँ पे करंट के साथ लिख सकते हैं I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज वॉट डी अपॉन डी टी, क्यू हमारा है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। दिस I इक्वल टू सी वी नॉट इंटू डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। ना दिस I इक्वल टू सी वी नॉट इंटू ओमेगा डी अपॉन डी टी, इसका होगा कॉस ओमेगा टी, साइन का कितना होता है कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है हमारा, तो कॉस थीटा होता है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू भी नॉट को ऊपर रहने दीजिए, नीचे 1 अपॉन ओमेगा सी कर लीजिए। देखिए ओमेगा सी इसलिए क्या कि ये सी वी नॉट ही ऊपर होके हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब यहां से देखेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा सी नीचे है, वोल्टेज अपॉन समथिंग रेजिस्टेंस रहा होगा, इसको बोलते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी को बोलते हैं हम लोग एक्स ऑफ सी, और इसका नाम है रिएक्टिव कैपेसिटेंस, रिएक्टिव कैपेसिटेंस। जरा दो चीज समझिएगा। सबसे पहले बात जो कर रहे थे, करंट में यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो प्लस पाई बाई टू वाला को बोलेंगे लीडिंग क्वांटिटी, और यहां पे वोल्टेज में सिर्फ साइन ओमेगा टी है तो लैगिंग क्वांटिटी। अब इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है पाई बाई टू। एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो ये आगे आगे और ये पीछे पीछे। सो फॉर ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, फॉर ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, current is leading quantity, current is leading quantity and voltage is lagging quantity, voltage is lagging quantity। अब हम तीन देख लिए कि तीनों ही जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट था और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था, इस तीनों में देख लीजिए कौन लीड करता है कौन लैग करता है, कितने का फेज डिफरेंस है। तो फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस 0, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई टू का डिफरेंस है, वोल्टेज लीडिंग क्वांटिटी है, करंट लैगिंग क्वांटिटी है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीडिंग क्वांटिटी है, वोल्टेज लैगिंग क्वांटिटी है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। नीट में पूछते हैं, जेडबलई में पूछते हैं, और आप जब बोर्ड एग्जाम लिखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन और इसके डेरिवेशंस पूछ सकते हैं। अब यहां पे दो चीज है कि आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते कि I इक्वल टू वी अपॉन एल और I इक्वल टू वी अपॉन सी। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि L और C कोई रेसिस्टेंस थोड़ी ना है, क्योंकि I इक्वल टू ओम्स लॉ तो बोलता है वी अपॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस तो ओम होता है। तो वहां पे जब डीसी सर्किट में था इसीलिए हम लोग वहां पे नहीं रख पाते थे कि वी अपॉन एल और वी अपॉन सी। यदि कैपेसिटेंस लगा दिया हो और वोल्टेज दिया हो तो I इक्वल टू वी अपॉन सी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वी अपॉन आर होता है। अब इस केस में आपको क्या करना है, जो एक तो हमने देखा था कि I इक्वल टू यदि L लगा हो, इस तरह से लगा होगा कि L हमारे पास लगा हुआ है और यहाँ पे आपको V नॉट दिया होगा, जो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि I इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स ऑफ एल। वी नॉट कुछ नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो x ऑफ l क्या है, तो दिस x ऑफ l को बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टिव इंडक्टेंस। और इस रिएक्टिव इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है x ऑफ l इक्वल टू होता है ओमेगा l। ओमेगा होता है हमारा 2 पाई f इंटू एल। यदि देखेंगे तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। जब इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका यूनिट जो बनेगा वो ओम हो जाएगा, और अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एक्स ऑफ एल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होगा, तो आप एक्स ऑफ एल ऊपर रखिएगा, इसको बोलते हैं रिएक्टिव इंडक्टेंस, और फ्रीक्वेंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि यदि एक्स ऑफ एल और फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्स ऑफ एल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एक्स ऑफ एल घटेगा। अब यहां से एक और हम कह सकते हैं, चूंकि अल्टरनेटिंग करंट के पास फ्रीक्वेंसी है इसीलिए एल यहां पे यूज होता है, जबकि डीसी करंट फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0
सो एक्स ऑफ एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल दैट इज व्हाट 0। अब वहां पे रेसिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं करता क्योंकि वहां पे 0 हो जाता है, और आई इक्वल टू वी अपॉन 0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट करंट दे देगा, तो वहां पे ये इनफाइनाइट करंट दे देगा, बहुत शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, इसलिए वहां पे हम यूज नहीं करते इसको। इसी तरह से एक नेक्स्ट था, यदि आपके पास सिर्फ कैपेसिटेंस दिया हो और ऐसे करके दे दिया हो कि वोल्टेज सोर्स आपको यहां पे दिया हो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यदि आपसे पूछा कि I कितना होगा तो ऐसे लिखिएगा तो नहीं चलेगा, I नॉट इक्वल टू V अपॉन सी, ऐसे नहीं लिख सकते। C को पहले क्या बनाना पड़ेगा, मुझे फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके XC बनाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा I इक्वल टू V अपॉन XC, और XC होता है V अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, V अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज कॉल्ड XC बोलते हैं इसको। XC का यदि देखेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई FC, सो दैट इज XC इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। XC इज inversely proportional to frequency, XC is inversely proportional to frequency, this is x of C, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, और इसका जो ग्राफ बनेगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा XC उतना कम होगा, इसका मतलब XC यदि कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा XC ज़्यादा होगा, करंट क्या होगा, रिवर्स होगा। तो आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो XC क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC कम होगा, XC कम होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा। उसी तरह से XL को आप देख सकते हैं। सो ये सारे जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इससे आप कनेक्ट करके आप डिफरेंट टाइप्स के सर्किट का फेजर डायग्राम बना सकते हैं इजीली। जैसे कि सपोज हमने दे दिया कि अब आपको पास एक L दिया होगा और एक R दिया होगा। अब आपसे पूछेगा कि इसका क्या होगा फेज डिफरेंस और व्हाटएवर थिंग्स लाइक दैट, तो आप इसको सोचिए L और R दिया हुआ है। L के केस में वोल्टेज किधर था, ऊपर था। R के केस में करंट और वोल्टेज दोनों क्या है, सेम था, तो ये हो गया V ऑफ R, ये हो गया V ऑफ L। इन दोनों को ही ज्वाइन करके हमने एक फेजर डायग्राम बना लिया। चूंकि VL इधर है तो VL इधर आ सकता है, और ये हो सकता है V स्क्वायर इक्वल टू V ऑफ L का स्क्वायर प्लस V ऑफ R का स्क्वायर। तो यहां से यदि लिखेंगे V स्क्वायर इक्वल टू V ऑफ L का स्क्वायर प्लस V ऑफ R का स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर लिख देता हूँ, Z मीन्स इम्पीडेंस, I स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ L का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर। तो अभी यहां से देखेंगे I स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा एक्स ऑफ L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। बेसिकली जो वोल्टेज था L के केस में ऊपर था, वोल्टेज लीडिंग क्वांटिटी, करंट के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम एक्सिस पे था। तो हमने इन दोनों को मिला के एक फेजर डायग्राम, ट्रायंगुलर फेजर डायग्राम बना लिए। अब ये जो है फेज डिफरेंस है पाई, यहां से देखेंगे तो I स्क्वायर गॉट कैंसिल, Z स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स ऑफ L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और ये Z जो है ये दोनों का नेट इंपीडेंस, इंपीडेंस बोलते हैं, इट मींस इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना है, सो दैट इज रूट ऑफ एक्स ऑफ L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यदि फेज डिफरेंस के बारे में पूछा जाए तो tan फाई हो जाएगा VL अपॉन VR, और VL को लिख सकते हैं हम लोग I इंटू XL डिवाइड बाय I इंटू R। I दोनों जगह सेम इसलिए है कि हमारा ये सीरीज सर्किट है, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x ऑफ L डिवाइड बाय R। ये हमारा LR सर्किट का आ जाएगा। तो आपको XL दिया रहेगा, R दिया रहेगा, tan इनवर्स लगाइए, दोनों को डिवाइड करिए, आपसे आंसर आ जाएगा, जो इतना आंसर है इसका। आपसे दोनों का नेट रेजिस्टेंस, नेट इंपीडेंस पूछा जाए तो Z इक्वल टू क्या लगाइएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ L का स्क्वायर लगाना है। यदि इसी सर्किट में R L C तीनों दे दे, सपोज ये हमारा R है, ये हमारा L है और ये हमारा C है, ये L और ये R। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, तो आप क्या लिखिएगा, V ऑफ L इधर होगा, V ऑफ C इधर होगा। C की केस में वोल्टेज क्या था, लैगिंग क्वांटिटी, और V ऑफ R इधर होगा। इन दोनों को यदि देखेंगे तो एक दूसरे से अपोजिट है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग VL माइनस VC, और इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा इधर हमारा, दिस इज VL माइनस VC। एक वोल्टेज ऊपर एक वोल्टेज नीचे, तो नेट डिफरेंस कितना, तो VL माइनस VC, ये VR। अब यहां से आप लिख दीजिए इसको, V स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस V ऑफ R का स्क्वायर।
अब v स्क्वायर फिर सेम आई स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर बोलिए, जेड किसको बोलते हैं? इंपीडेंस को। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जेड क्या है हमारा? इंपीडेंस। जेड इज कॉल्ड इंपीडेंस। तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स ऑफ एल का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एक्स ऑफ सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर इज कॉमन एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सब में हमने बड़ा सा आई स्क्वायर कॉमन लिया, इसको कैंसिल करेंगे। सो दिस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। दिस इज द नेट इंपीडेंस। नेट इंपीडेंस कितना निकल गया? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा फेज डिफरेंस है। दिस फेज डिफरेंस इज फाई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। आपको वोल्टेज दे देगा, जो इंडक्टेंस के क्रॉस इतना वोल्टेज है, कैपेसिटेंस के क्रॉस इतना वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस इतना फेज डिफरेंस पूछेगा, क्या करिएगा? वी एल माइनस वी सी अपॉन आर। और यहां से ही लिख सकते हैं आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी डिवाइड बाय आई इंटू आर। यहां से 10 फाई यदि देखेंगे तो ये आ जाएगा आई कॉमन एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब ये सिर्फ याद रखने से, इसका एक जेड याद रख लेने से आपके कोई भी सम रहेगा उसका इंपीडेंस आप मिनट के अंदर निकाल देंगे। सपोज आपसे पूछ दिया जाए कि ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा कैपेसिटेंस है, इसका